नई कविताओं में आप क्या कमी महसूस कर रहे हैं? ज्यों ज्यों वो घेरेबंदी करेगी, ज्यों ज्यों वो अभिव्यक्ति को दबाएगी, नए नए तरीके मेरा मानना है कि कविता में आएंगे। कि राजनीतिक प्रतिरोध देखा जा रहा है आपकी कविताओं में, क्या वजह है इसकी? तो मातृभाषा को याद रखने के लिए लिखी जानी चाहिए कविता। कविताएं लिखनी चाहिए ताकि मुक्केबाज के तौर पर मोहम्मद अली की याद रहे और देश के तौर पर वियतनाम की, और बसने के लिए फिलिस्तीन से बेहतर कोई देश ना लगे। जो संरक्षण संविधान में कवि को मिलना चाहिए था वह गाय को मिल गया। और हाथरस की लड़की पर कविताएं लिखते हुए रो पड़ने की अप्रतिम कला। ये करो, ये मत करो, ऐसे रहो, वैसे ना रहो, लड़कियों पर पाबंदी। नमस्कार, जन मीडिया के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रीति प्रभा। ये कार्यक्रम इस महीने में खास है कि हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर कवि, कथाकार, विचारक और फिल्मकार देवी प्रसाद मिश्र जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं बात सिर्फ कविताओं पे करूंगी। राजनीतिक प्रतिरोध देखा जा रहा है आपकी कविताओं में, क्या वजह है इसकी? राजनीतिक प्रतिरोध एक तरह से वो मूल स्वर ही रहा है। कभी वो प्रगाढ़ हो जाता है, तीव्र हो जाता है, और कभी वो थोड़ा सा मंद हो जाता है जी। इसका संबंध राजनीतिक परिस्थितियों से है, राजनीतिक पर्यावरण से है। और एक तरह से जब राजनीतिक परिदृश्य संगीन होने लगता है, राजनीति कुटिल होने लगती है, जब वह घेरेबंदी करने लगती है, अभिव्यक्ति पर हमला करने लगती है, तो फिर आप के स्वर में प्रतिरोध का स्वर भी तीक्ष्ण होने लगता है। तो जो आजकल हालात हैं उसको देखते हुए लगातार एक ख़ास किस्म का असंतोष, एक ख़ास किस्म की एक बेचैनी जो मन में आती है, वो कविताओं में किसी न किसी तरह से रूपांतरित होती है। तो मेरे ख्याल से वो जो प्रतिकार और प्रतिरोध की आप बात कर रही हैं और उसकी प्रगाढ़ता की बात कर रही हैं, तो वो इसकी वजह से है। जी, आपको क्यों ज़रूरी लग रहा है ये? ज़रूरी इसलिए लग रहा है कि हमारे जो बहुत सारे तौर तरीक़े हैं प्रतिकार के, एक जो वैचारिकी चल रही है उसके समानांतर एक विरोध की वैचारिकी, ये ठीक नहीं है इसकी वैचारिकी, ये अन्यायपूर्ण है इसकी वैचारिकी, एक समानांतरता कि इस तरह से, जिस तरह से आप घेरेबंदी कर रहे हैं, तो हम भी अपनी आवाज़ इस तरह से लोगों के सामने ला सकते हैं, अपने पाठकों के सामने ला सकते हैं। मैं ये जानता हूँ कि हिंदी कविता का प्रसार बहुत नहीं है, वो बहुत दूर तक नहीं जाती है, क्योंकि उसमें बौद्धिकता बढ़ी है। इसके बावजूद जितने भी लोग हैं, जितना भी लोग सुनते हैं, उसको समझते हैं, तो उन तक वह जो असहमति का स्वर है वह पहुँचे, कोशिश ये रहती है। जी, तो नई कविताओं में ये विरोध कितना देख पाते हैं आप? मेरे ख्याल से जो जिसे हम गंभीर कविता कहते हैं हिंदी की, और जिसे हम ये कहते हैं कि ये एक तरह से हिंदी की आत्मा है और उसका ये एक मूल स्वर है, तो वहाँ अमूमन ये आवाज़ें आपको मिलेंगी सामान्य तौर पर कवियों में, समकालीन कवियों में, और वही रेलेवेंट भी हैं, उन्हीं को संगत भी माना जाता है। जी। आपकी कविता है कि कविताएं क्यों लिखनी चाहिए? आप कविता लिखने पर जोर देते हैं, तो सबसे पहले तो ये कविता मैं चाहूंगी कि आप मैं सुना देता हूँ। जी, उसके बाद फिर मैं इस पे भी बात ठीक है। कविता वो इस तरह से है कि जैसा कि एक कवि कहता है कि मातृभाषा में ही लिखी जा सकती है कविता, तो मातृभाषा को याद रखने के लिए लिखी जानी चाहिए कविता। और इसलिए भी कि यह समझ धुंधली ना हो कि पिता पहला तानाशाह होते हैं और माएँ पहला कम्युनिस्ट, पड़ोसियों ने फासिस्ट ना होने की गारंटी कभी नहीं दी। इलाहाबाद से दिल्ली के सफ़र के शुरू में एक आदमी ने सीट को एक्सचेंज करने का प्रस्ताव रखा। फिर उसने कहा कि और क्या एक्सचेंज किया जा सकता है? मैंने कहा कि मैं किसी को अपना कोहराम नहीं देने वाला। जाते जाते वह कह गया कि झूठ पर वृत्त चित्र बनाने के बहुत पैसे मिलते हैं। मैंने गायब होने के पहले कहा कि जो संरक्षण संविधान में कवि को मिलना चाहिए था वह गाय को मिल गया।
पान खाते हुए वह हंस पड़ा और उसका सारा थूक मेरे मुंह पर पड़ गया। कविताएं लिखनी चाहिए क्योंकि कवि नैतिक कविताएं लिखनी चाहिए ताकि कवि नैतिक अल्पसंख्यक न रह जाए। कविताएं लिखनी चाहिए ताकि मुक्केबाज के तौर पर मोहम्मद अली की याद रहे और देश के तौर पर वियतनाम की और बसने के लिए फिलिस्तीन से बेहतर कोई देश ना लगे। कविताएं लिखनी चाहिए ताकि वेमुला रूपक में बदल जाए। कविताएं लिखनी चाहिए ताकि भीखराम अकेला ना पड़े और नारायण दंगाई न बन जाए और अकरम धर्मराज्य का हिमायती। कविताएं लिखनी चाहिए क्योंकि कवि को ही आती है अखलाक और हाथरस की लड़की पर कविताएं लिखते हुए रो पड़ने की अप्रतिम कला। जी, इस कविता से जुड़े मैं ज़्यादा सवाल तो नहीं पूछूंगी। एक अहम सवाल है कि आपने पिता को फासिस्ट और माता को कम्युनिस्ट कहा है, क्यों? देखिए, पितृसत्ता जो है वो पितृसत्ता नियंत्रक होती है। ये करो, ये मत करो, ऐसे रहो, वैसे ना रहो, लड़कियों पर पाबंदी। तो ये जो उनकी पत्नी है उस पर ख़ास तरह से प्रतिबंध लगाना, तो इस तरह से एक व्यंग्यात्मक तरीके से, एक विडंबनापूर्ण तरीके से पिता को फासिस्ट कहा गया है। और माएँ प्रायः लोकतंत्र का निर्माण करती हैं घर में, वे बच्चों के पक्ष में खड़ी होती हैं, वो बेटी के पक्ष में खड़ी होती हैं, तो इसलिए शायद इस बात को कहा गया है। जी, हिंदी में त्रिलोचन और विजेंद्र के बाद सोनेट किसी ने लिखा हो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आपकी कविता में ये दिखता है। आपने इस फॉर्म को क्यों चुना? ये कविता बहुत सारे सोनेट मैंने नहीं लिखे हैं और वो सोनेट हैं भी नहीं, दरअसल उसको मैं सोनेटीय कह रहा हूँ। यानी कि उसको जो पढ़ा जाएगा, उसका जो प्रवाह है पढ़ने का, वो तो सोनेट जैसा है, लेकिन उसमें जो सोनेट की मात्राएं, उसकी लाइनें, उनको उसी रूप में नहीं बरता गया है। अलबत्ता उनको पढ़ा जाएगा सोनेट के प्रवाह की शैली में। जी, मैं फिर से राजनीति पे लौटती हूँ। कविता को राजनीति से कितना अलग देख पाते हैं आप? कविता मेरे लिए एक राजनीतिक कर्म है और मैं उसको वियुक्त कर नहीं सकता। मेरे लिए वो बदलाव, मेरे लिए वो परिवर्तन, मेरे लिए वो एक नए न्यायबोध को पाने का एक रास्ता है। इसलिए मेरे लिए कविता और राजनीति दोनों एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। जी, आपके लिए बहुत गहरे जुड़े हुए हैं, लेकिन इस सवाल पे बहुत बहस भी है। तो आपको नहीं लगता है कि राजनीति की तरह साहित्य में भी प्रतिरोध की धारा सूखती जा रही है? मैं नहीं मानता। साहित्य में जो प्रतिरोध है वो खासा है और उसकी शक्ल अलग अलग है। उसकी शक्ल कभी विडंबना की होती है, उसकी शक्ल कभी सीधे टकराने की होती है, उसकी शक्ल कई बार थोड़ा सा व्यंग्यात्मक होकर चीज़ों को अप्रकट रूप में कहने की होती है। तो साहित्य अपना काम कर रहा है, ख़ास तौर पर कविताएं अपना काम कर रही हैं। और ज्यों-ज्यों राजनीति कुटिल होती जाएगी, ज्यों-ज्यों वो घेरेबंदी करेगी, ज्यों-ज्यों वो अभिव्यक्ति को दबाएगी, नए-नए तरीक़े मेरा मानना है कि कविता में आएंगे। आपकी काफ़ी मशहूर कविता है मुसलमान, जी, जो आपने 1989 में ही लिखी। हालांकि वो तो आपके जहन में बहुत लंबे समय से चल रहा होगा। 90 के दशक में आपने जिस शक्ति की बात कही है, वो कौन सी शक्ति थी और अभी के समय में आप उसमें कुछ बदलाव करना चाहेंगे तो क्या करना चाहेंगे? देखिए, वो एक मुसलमान कविता है जो आज भी लोग उसको याद कर लेते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्थितियाँ बहुत बदली हैं। हिंसा का रूप बदला है और वर्चस्व का भी रूप बदला है। तो अब एक कविता को दोबारा तो लिखा नहीं जा सकता, वो एक उसके कालखंड में उसका निश्चितीकरण हो गया है। और अगर वो बार बार उसको उद्धृत किया जाता है, लाया जाता है, तो मानना चाहिए कि वो अभी प्रासंगिक बनी हुई है। बहुत सारे उसके जो सवाल खड़े किए गए थे, उसमें जो बहुत सारी करुणा पैदा हुई थी जो, वो मेरे ख्याल से आज भी प्रासंगिक है।
कविता के अलावा आपने कहानियाँ भी लिखी हैं। जी जी। लेकिन आपकी पहचान एक कवि के तौर पे होती है। मुक्तिबोध और अज्ञे ने भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन हम उनको कवि के रूप में ज़्यादा जानते हैं। तो एक साहित्यकार को एक खाका में ढालना कहाँ तक सही है? अब सही तो नहीं है, लेकिन हिंदी में इसी तरह से किसी एक रूप को रचनाकार के अधिक प्रमुखता मिल जाती है। तो मैं भी उसमें अपवाद नहीं हूँ। तो मैं इसका भी ढल गया। हाँ, अगर इसको ढाल दिया गया है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। एक खास किस्म की निरुपायता तो महसूस होती है कि भाई इस तरह नहीं करना चाहिए। लेकिन विनोद जी हैं, विनोद जी को अमूमन एक बड़े कवि के रूप में हम जानते हैं। जैसा कि आपने मुक्तिबोध के लिए कहा, तो वो एक बड़े कवि के रूप में हम उनको जानते हैं। अज्ञे हैं, अज्ञे ने बहुत अच्छी कहानियाँ लिखी। कई बार मुझे उनकी कहानियाँ उनकी कविताओं से बेहतर लगती हैं। मुक्तिबोध की तमाम जो कहानियाँ हैं वो किसी भी तरह से उनकी कविताओं से कमतर नहीं हैं, लेकिन जो जिक्र है वो कवि रूप का ही आता है। तो मैं भी मान लेता हूँ कि हिंदी में इस तरह का जो एक इम्बैलेंस है वो बना हुआ है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसके बारे में। जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि नई कविताओं में आप क्या कमी महसूस कर रहे हैं? मैं ये मानता हूँ कि इसमें नई कविताओं में जो नई कला होनी चाहिए वो नहीं दिखती है, नई प्रविधियाँ नहीं दिखती हैं, नए तरीक़े से कहने के बहुत सारे जो हमारे आयुध औजार हैं वो नहीं दिखते हैं। मुझे इससे दिक्कत होती है। मुझे लगता है कि एक नवता के प्रति जो गहरा आकर्षण होना चाहिए वो कविता को सतेज, ऊर्जस्वित और जनोन्मुखी बनाता है। और मेरे ख्याल से कविता को अधिक से अधिक स्ट्रीट लैंग्वेज में अपनी बात करनी होगी, तब वो ज़्यादा उसमें ताकत आएगी, ज़्यादा वो कम्युनिकेटिव हो पाएगी और ज़्यादा वो लोगों की बात लोगों तक पहुंचाने में सहज और सरल भाषा की बात स्ट्रीट लैंग्वेज के अपने नुआंसेस होते हैं बहुत सारे। उसके एक ख़ास तरह की उसमें लोकोक्तियाँ होती हैं, उसमें मुहावरे होते हैं, उसमें एक बतंगड़ होना होता है, उसमें जो शिष्टता है निरर्थ हो जाती है, जो संस्कृत है वो झड़ जाती है। तो एक भाषा का अधिक जनवादीकरण स्ट्रीट लैंग्वेज में होता है। जी, देवी प्रसाद जी, आप इस कार्यक्रम में आए और ख़ासकर आप पटना में मौजूद हैं और हमें आपने मौका दिया कि हम आपसे बातचीत कर सके, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।